मैं जवान हुई तो मुझे पता चला कि मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन मेरे पिताजी का तो कई सालों पहले ही देहांत हो गया था। मुझे अपनी माँ से नफरत थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, लेकिन मैं हैरान थी कि वह इस लड़की को छुपाकर क्यों रखती थी। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था क्योंकि मेरी माँ हमेशा हमारे घर का दरवाज़ा बंद रखती थी। 20 साल बाद अचानक मैंने दरवाजे से झाँका तो अंदर से माँ की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा क्योंकि वह लड़की तो मेरा नाम कविता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल अपनी माँ से नफरत में गुजार दिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे हमेशा मोहब्बत की है। मुझे मेरी माँ ने हमारे रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं उनसे पूछती तो वह हमेशा मुझसे यही कहती कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मेरा भी मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था। जब मैं स्कूल जाने लगी तो मेरी माँ ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और लेने भी वही आई थी। मैं अपनी माँ के साथ ही सोती थी। अगर वह घर से कुछ देर के लिए भी किसी के पास चली जाती थी तो मुझे बहुत फिक्र होने लगती थी। मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठकर रोने लगती थी। जैसे ही माँ को मेरे रोने की आवाज़ आती तो वह भागकर मेरे पास आती और मुझे गोद में उठा लिया करती थी और मुझे प्यार करने लगती। माँ के कहीं चले जाने से मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी की तरह मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी और मैं इस घर में अकेली मर जाऊंगी। और मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया और वह उसे कमरे में छुपा कर रखती थी। जब मुझे यह बात पता चली तो मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी। मुझे लगता था कि वह अच्छी औरत नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी का तो मेरे बचपन में ही देहांत हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं अपनी माँ से और ज़्यादा नफरत करने लगी, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मेरी नफरत कम होने का नाम नहीं लेती थी। माँ मुझे पूछती कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो। पहले तो मैं समझती थी तुम मुझसे नाराज़ हो, पर तुम्हें दिल में अपने माँ के लिए इतनी ज़्यादा नफरत कहाँ से आ गई। तब मैंने उनसे पूछा, मुझे बताइए, आप जब मेरे पिताजी का कई साल पहले देहांत हो चुका था तो फिर आपकी लाडली बेटी कहाँ से आ गई। मेरी माँ मेरे सवाल का जवाब नहीं देती और खामोश हो जाती। वह लड़की जिसे मेरी माँ मेरी बहन कहती थी वो मुझसे कहती कि आप मेरी माँ से लड़ाई मत किया करें। जब जब वह मेरे पास मेरे कमरे में आती थी तो मैं उसको अपने कमरे से निकाल दिया करती थी और वह रोती हुई माँ के पास चली जाती, लेकिन माँ मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। मेरी माँ 40 साल की उम्र में उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी और उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि कोई बात है, कोई तो दुख है उन्हें जिसकी वजह से वह सो नहीं पाती। मैं ये चाहती थी शायद उन्होंने जो पाप किया है यह उसी का असर है, इसी वजह से शायद उन्हें अपने किए पर पछतावा हो। मेरी माँ मेरी नाजायज़ बहन को सबसे छुपा कर रखती थी। अगर कोई दरवाज़ा खटखटाता तो पहले मेरी बहन को कमरे में छुपा देती, फिर दरवाज़ा खोलती। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता कि एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम दोपहर को तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वह लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। दोपहर को जब वह लोग हमारे घर आए तो माँ मेरे कमरे में आई, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी। माँ मुझे कहने लगी कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वह लोग आ चुके हैं। मैंने कहा, आप मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप अपनी लाडली बेटी की शादी कर दे जिसको आपने सबसे छुपा कर रखा है। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, भगवान के लिए चुप कर, थोड़ा हल्के बोल, किसी को मत बताना कि तुम्हारी कोई बहन भी है। मैं भी उनसे कहा कि कब तक आखिर आप अपने इस गुनाह को छुपाएंगे, कभी ना कभी तो सबको इस बारे में पता चल ही जाएगा। तब मेरी माँ ने कहा कि मैं यह शहर छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी माँ एक बेटी को जन्म दिया, जबकि मेरे पिताजी का तो कोई साल पहले ही देहांत हो गया था। इसके बाद मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, लेकिन हैरत तो मुझे इस बात की थी वह इस बच्चे को हमेशा छुपा कर रखती थी। आज तक किसी ने भी इस बच्ची को नहीं देखा था। अब तो वह भी जवान हो गई थी। जब एक दिन मैंने किसी काम से कमरे में उसके कमरे का दरवाज़ा खुला
अंदर से माँ की आवाज़ आ रही थी। मैंने छुपकर अंदर झाँका तो मेरी सांस रुकने लगी, क्योंकि मेरी माँ उस मासूम लड़की के साथ बैठी रो रही थी और मैं उनकी बातें सुन रही थी। और जो बातें वह कह रही थी उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देखा जा रहा था। मैं झट से अपनी माँ के पास गई। मैंने कहा कि अभी आप क्या कह रही थी? क्या हुआ? आप मुझे सच क्यों नहीं बता देती? मेरी माँ ने कहा कि मैं वादा किया था कि मैं कभी किसी को भी सच नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारी नफ़रत अब मुझे सही नहीं जाती। मैं क्या करूं? मैं अपनी एक बेटी के खातिर दूसरी को खुद से दूर नहीं कर रही हूं, पर अब मुझे यह दुख सह नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे नफ़रत करती रहो। तुम अपनी माँ को कभी भी खुशी से याद नहीं करो। तुम तो मुझसे इतनी नफ़रत करने लगी हो कि बात भी ठीक से नहीं करती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने कोई पाप किया है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और उनकी बात सुनने लगी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि हम 5 बहनें थे और हमारा एक भाई था। मेरी सबसे बड़ी बहन जवानी में ही विधवा होकर घर वापस आकर बैठ गई थी। मेरी माँ ने इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लिया और बिस्तर पकड़ लिया। मेरे पिताजी खेतों में काम करते थे। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे गांव के हालत बहुत ख़राब थे। वहाँ के सारे लोग मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते थे। बस 2-3 ही लोग थे जो अमीर थे, लेकिन उनके पास इतना बड़ा दिल नहीं था कि वह किसी की मदद कर सके। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। हमारा भाई सब बहनों में सबसे छोटा था। पिताजी ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। हमारा सबसे छोटा भाई और छोटी बहन दोनों स्कूल जाने लगे। पिताजी ने कहा कि और बच्चे तो पैसों की वजह से नहीं पढ़ सके। हो सकता है कि यह दोनों ही पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और इन्हीं की बदौलत हमारे दिन बदल जाए। हम सब बहनें घर पर सिलाई करते थे। उससे भी थोड़े बहुत ही पैसे मिलते थे, जो घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाते। और जिन घर की औरतों के हम कपड़े सिलते थे, वह हमें ज़्यादा पैसे नहीं देती थी, लेकिन हम मज़दूर थे। उनसे अगर कुछ कहते तो यह पैसे भी हाथ से चले जाते। पता नहीं भगवान ने उन लोगों को इतना छोटा दिल क्यों दिया था। वह लोग किसी गरीब की मजबूरी नहीं समझते थे। उनके दिल में कभी ख्याल नहीं आता था कि हम लोग कितने मजबूर हैं। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरी दीदी ने कहा कि पिताजी किसी से कर्ज लेकर माँ को शहर के किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं। हमसे दिन रात अपनी माँ का तड़पना नहीं देखा जाता। पिताजी ने कहा कि मैं भी क्या करूँ, मैं रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास में काम करता हूँ बहुत जालिम लोग हैं। मेरी छोटी सी गलती पर भी पैसे काट लेते हैं। अगर हम तुम्हारी माँ को शहर ले जाकर बड़े डॉक्टर को दिखा भी देते हैं तो पहले तो वह टेस्ट करवाएंगे। इसमें ही हमारे हजारों रुपया खर्चे हो जाएंगे। फिर आगे इलाज करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अभी तो पुराना कर्ज ही नहीं चुकाया है और कौन हम गरीबों को उधार देगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जहाँ भी देखता हूँ हर रास्ता बंद नज़र आता है। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा दर्द होता और वो रोने लगती। मेरी बहनों की भी शादी की उम्र हो रही थी। पिताजी और माँ बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन माँ ने कहा कि इस घर को गिरवी रखकर पैसे ले लो, किसी तरह बेटियों का फर्ज तो अदा करे। शादी के बाद हम थोड़े थोड़े पैसे वापस कर देंगे। हमने पिताजी को अपना घर गिरवी रखने से मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और घर को गिरवी रखवा दिया। पिताजी पैसे लेकर घर वापस आ रहे थे। गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत तेज थी। पिताजी प्यासे थे और रास्ते में ही उनको चक्कर आ गया और वह वहीं पर गिर गए। कुछ लोग उन्हें घर पर लेकर आए। जब उन्हें होश आया तो उनके पास पैसे नहीं थे। यह देखकर पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और रोने लगे। जब हमने पिताजी से पूछा तो उन्होंने हमें पूरी बात बताई। हम लोग भी उनकी बात सुनकर रोने लगे, क्योंकि हमारे पास एक हमारा घर ही था, वह भी पिताजी ने गिरवी रख दिया था और हमारे पैसे भी चोरी हो चुके थे। ऐसा लगता था कि अब हमारी सांसें रुक जाएंगी। माँ की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हम उन्हें सरकारी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वहाँ तो कोई भी बात करने के लिए नहीं था। वह लोग तो उन्हीं में लगे हुए थे जो उन्हें पैसे दे रहे थे। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई और बहन भूख से रो रहे थे।
हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। पिताजी भी रोते हुए बाहर निकल गए। कुछ देर बाद जब मैं उन्हें बाहर देखने गई तो वह लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे। मैं उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी कि दीदी परेशान ना हो, मैं अपने दोस्त से बात की है, उसका भाई बहुत अच्छा है और उसने मुझसे वादा किया है वह मुझे काम देंगे। वह बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके पास बहुत से पैसे हैं। वह मुझ जैसी बहुत लड़कियों को काम दिलवाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं मॉडल बन सकती हूँ। फिर मैं टीवी में आऊँगी और यहाँ से दूसरे शहर जाकर भी मॉडलिंग करूँगी। दीदी मेरी बात सुने तो मुझसे कहने लगी, बस करो, अभी तुम इतनी छोटी हो और यह तुम कैसी बातें कर रही हो। हम लोगों को भूखे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई गलत काम नहीं करने देंगे। मैंने सुना है कि जो लोग यह काम करते हैं उनके अंजाम बहुत बड़ा होता है और कोई भी बिना मतलब कि किसी गरीब लड़की की मदद नहीं करता और ना ही उसको कोई काम देता है। बहुत कुछ उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। यह सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना तुम सोच रही हो। मेरी छोटी बहन कहने लगी, दीदी अब मुझे सब कुछ सहा नहीं जाता। मेरे साथ जो होना है वह हो जाए। मेरी ज़िंदगी चाहे किसी भी मोड़ पर चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को इस हालत में नहीं देख सकती। वह सामने देख रही थी हमारे पिताजी कितने मजबूर और लाचार है और लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं, सिर्फ 2 रोटियों के लिए, ताकि हम लोग कुछ खा सकें, हमारी माँ का इलाज हो जाए। भीख मांगने से अच्छा है कि मैं अपने घर वालों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। मैं अपनी छोटी बहन को बहुत समझाया, पर वह मेरी बात नहीं मानी। वह कह रही थी कि मैं तुम सबको इस हाल से निकाल कर ही मानूंगी। अगर हम इस हाल में हमेशा रहेंगे तो कभी भी किसी की शादी नहीं हो पाएंगी। हम सब बहनें ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे और हमारा भाई बड़ा होकर खुद शादी कर लेगा। वह नहीं देखेगा कि उसकी बहनों ने उसके खातिर क्या कुछ नहीं किया है। मर्द बहुत होशियार होते हैं। अगर पिताजी ने भी अपनी हालत के बारे में सोचा होता तो वह कभी भी एक से ज़्यादा संतान पैदा नहीं करते। जब तक माँ की तबीयत ठीक रही वह पिताजी के काम में उनका हाथ बटाती रही। अब हम लोग काम करते हैं तो लोग हमें ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे वह हमें खा जाएंगे। इन लोगों को हमारी मजबूरी क्यों नज़र नहीं आती। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि आपको अभी 25,000 जमा करने होगी, वरना आपकी माँ की जान भी जा सकती है। इतने पैसे सुनकर तो पिताजी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और वहीं पर बैठ गए। कुछ देर बाद पिताजी बोले कि चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारी माँ को यहीं छोड़ देते हैं। जब तुम्हारी माँ मर जाएंगी तो यह लोग खुद घर पर पहुँचा देंगे। अगर अब हम तुम्हारी माँ को घर लेकर गए तो 2 दिन का बिल भी देना पड़ेगा और मेरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पिताजी बहुत मायूस हो चुके थे। जब मैं अपनी बहन को देखा तो वह वहाँ पर नहीं थी। मैंने उसको पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने मुझे बताया कि रितिका दीदी कह रही थी कि पिताजी को लेकर कहीं मत जाना, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे मन में बहुत गलत ख्याल आ रहे थे। शाम तक वो वापस आई। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था। उसके चेहरे का रंग भी उतरा हुआ था। उसने पिताजी के हाथ पर पैसे रखे और कहने लगी कि पिताजी अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी। डॉक्टर से कहे कि वह मेरी माँ का इलाज शुरू कर दे। मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गई। मैंने कहा कि तुम बाज नहीं आई। रितिका कहने लगी कि दीदी मैं कोई गलत काम करके नहीं आई हूँ, मैं मॉडल बनूंगी, मुझे मॉडलिंग करनी है। मुझे मेरी दोस्त के भाई ने वादा किया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमें जितने भी पैसों की ज़रूरत है किसी भी समय आकर ले जाना। उस समय सबने उस पर भरोसा कर लिया था, पर कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। माँ का इलाज शुरू हो गया था। रितिका रोज़ तैयार होकर घर से निकल जाती थी। पिताजी ने भी बहुत रोका। पिताजी को उसकी हरकत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन अपनी मजबूरी की खातिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मॉडलिंग ही तो करने जा रही है। बहुत सारी लड़कियां आजकल यह काम कर रही है। आजकल का माहौल ऐसा ही है। अब मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जब हम माँ को लेकर घर पर आए तो जिसके पास पिताजी ने घर गिरवी रखा था उसने पैसे वापस न होने के कारण हमारा घर बेच दिया था। हमने सारी रात बाहर ही गुजारी।
जब मेरी बहन रितिका को यह बात पता चली तो वह हमारे पास आई। उसने एक फ़ोन किया। इस समय एक बड़ी सी गाड़ी आई और हम सबको उस गांव से लेकर चली गई। हम एक दूसरी जगह पर चले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा घर। मेरी बहन बोली कि अंदर चलो। जब हम अंदर गए तो मैं उसे घर को देखकर हैरान ही रह गई। वह घर बहुत बड़ा था और बहुत आलीशान था। पिताजी रितिका को प्यार की नज़रों से देखने लगे। उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि मेरी बेटी ने तो हम सबकी किस्मत बदल दी। मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी मॉडलिंग करती है। लेकिन उसने कहा कि पिताजी अभी किसी को कुछ भी मत बताना। अभी तो मैं काम करना शुरू किया है और सब लोगों को पता चल जाए, आप तो जानते हैं ना, लोग जलना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप अभी किसी को कुछ मत बताना। यह घर आपका है। आप यहाँ सुकून से रहिए। मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब मैं वहीं पर रुक जाऊँगी। तब खुशी में किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कोई हम सबकी खुशियों के खातिर अपनी इज्जत और अपनी आबरू को तार तार कर रहा था। माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मेरी विधवा बहन की भी पिताजी ने शादी कर दी थी। दूसरी बहन की और तीसरी बहन की भी शादी हो चुकी थी। जैसे ही हमारे हालत बदले थे, हमारी किस्मत भी बदल चुकी थी। कहाँ कोई हमारे घर पर रिश्ता नहीं लेकर आता था और अब रिश्तों की लाइन लग चुकी थी और हमारे गांव के लोग खुद पिताजी से मिलने आते। हम सब बहनों की शादियां बहुत धूमधाम से हुई। अब मेरी शादी का नंबर था। जिस दिन मेरी शादी थी, मैंने रितिका से कहा कि तुम मेरी शादी पर तो आऊँगी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बहन हो और उससे बढ़कर मेरी दोस्त हो। मुझसे वादा करो कि ज़िंदगी में जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी मदद के लिए आऊँगी। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम्हारा हर मुश्किल में साथ दूंगी। कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी शादी वाले दिन उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह मेरी शादी पर नहीं आई थी। मैंने उसे फ़ोन किया तो वह कहने लगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं आ सकती। अब वह घर पर नहीं आती थी और अगर कभी आ भी जाती तो रात के अंधेरे में आती थी। एक दिन वह घर आई और उसने हम सबको बताया कि वह देश से बाहर जा रही है। पिताजी ने कहा कि रितिका बेटी, तुम्हें क्या ज़रूरत है हम लोगों को छोड़कर जाने की? अब तुम यह काम छोड़ दो। वैसे भी हमने आज तक तुम्हें मॉडलिंग करते नहीं देखा और अब हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी तो तुमने बेटा बनकर पूरी कर दी। अब तुम भी अपनी शादी कर लो। तुम देखना, तुम जैसी बेटी को लेने कोई शहजादा ही आएगा। पिताजी की यह बात सुनकर वह हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसी बात नहीं थी। उसकी हंसी में दुख झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। उसकी आंखों में वीरान सी हो चुकी थी। वह जाते समय मुझे गले मिली। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हम सबसे कुछ छुपा रही है। मैंने उससे कहा, रितिका, तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल हम सब के लिए बर्बाद कर दिए। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। हो सके तो इस दलदल से निकल आओ। वह अब घर वालों और बहनों को खुश देख रही थी। उसने सब बहनों के अकाउंट भी खुलवा दिए थे। हर महीने सबके अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे डाल दिया करती थी। इस वजह से मेरी बहनों के पति और उनके ससुराल वाले भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि हर महीने उन्हें पैसे मिलते थे। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। मेरा पति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था और उसने हमसे दहेज भी नहीं लिया था। मेरी बहनों और उनके पति मेरे पति को ज़्यादा इज्जत नहीं देते थे, क्योंकि जब से हमारे पास पैसा आया था, मेरी बहनों का बर्ताव भी बदल गया था। रितिका ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी बहन वापस चाहिए, जो छोटी छोटी बातों पर खुलकर हंसती। अब तो तुम्हें मुस्कुराते देखे हुए जमाना हो गया। उसके बाद रितिका हम सबको अलविदा कहकर चली गई। जाते जाते वह माँ और पिताजी को कुछ कागजात और एटीएम कार्ड देकर गई थी, ताकि उनको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो वह निकाल ले। कभी भी उसे किसी ने नहीं पूछा कि वह इतना पैसा कहाँ से लेकर आती है। जब कभी मैं उससे पूछती तो मेरे घर वाले कहते कि तुम अपनी बहन पर शक कर रही हो। इसने तुम्हें उस गरीबी वाली ज़िंदगी से निकालकर दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए हैं, समाज में तुम्हें इज्जत दिलाई। जब मैं अपने ससुराल गई तो मैं थोड़ी परेशान थी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम क्यों परेशान होती हो?
हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार होता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी कोई बहन नहीं है ना? अगर होती तो आप ऐसी बात नहीं करते। आप नहीं जानते, अपनी बहन भाई को एक ऐसे दलदल में फंसता देखकर बहुत तकलीफ होती है, जहाँ से सिवाय मौत के उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। बहुत साल हो गए थे और मैं रितिका का इंतज़ार करने लगी थी, लेकिन वह नहीं आई और मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मैंने उसका नाम कविता रखा था। कुछ सालों बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। वह अपनी बेटी रितिका का इंतज़ार करती रही। किसी को कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ काम करती है। एक दिन हमें खबर मिली कि रितिका का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई, पर मेरा दिल यह सब मानने को तैयार ही नहीं था। हमेशा यही लगता था कि वह जिंदा है। माँ के देहांत के कुछ दिनों बाद मेरे पति का भी देहांत हो गया। मेरे नसीब में शायद कम खुशियाँ लिखी थी। रोती सिसकती कई महीने सालों में बदलते गए और जब मेरी बेटी 20 साल की हुई तो एक दिन मेरी बहन रितिका का फ़ोन आया। इतने सालों बाद उसने फ़ोन किया तो मैं भागी भागी उससे मिलने चली गई। वह अस्पताल में थी। वह मेरे गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई। उसकी बेटी पैदा हुई थी। वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बहन रितिका नहीं, बल्कि कोई और औरत है। उसका आधा चेहरा जल चुका था। मैंने उससे पूछा, रितिका, यह सब कुछ किसने किया है? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम जिंदा हो तो लोग क्यों कहते हैं कि तुम मर चुकी हो? वो अपने हाथों को देखने लगी और मुझसे कहने लगी, दीदी, मैंने खुद जानकर इस रास्ते को चुना था। कुर्बानी मैं खुद अपनी मर्जी से दी थी। कोई नहीं जानता था कि मैं क्या काम करती हूँ। आज से सालों पहले मुझे मेरी माँ उस हालत में देखी नहीं जा रही थी। मेरे छोटे भाई बहनों को रोटी के लिए रोता बिलखता नहीं देखा जा रहा था। जब मैं अपने दोस्त के भाई के पास गई तो उसने मुझे ऑफ़र दी कि मॉडलिंग करने की। उसने मुझे कहा कि उसे पहले तुम्हारी एक्टिंग भी तो देखनी है। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पैसे लेकर जाने हैं। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो यह लो पैसे। पैसे लेकर हॉस्पिटल आ गई, लेकिन उसने पैसे देने से पहले जो बात मुझसे कही थी, दुनिया के सारे मर्दों से मेरा भरोसा उठ गया था। आपने सही कहा था, कोई भी बिना किसी लालच के किसी की मदद नहीं करता, और गरीब लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो उसने मुझे कोटे पर भेज दिया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि यह कितनी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। और फिर मैं सब कुछ अकेले सहती रही। समय गुजर रहा था, लाखों मिलते गए, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा था। इज्जत की ज़िंदगी क्या गुजारती। इसलिए मैंने सोचा कभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम सबकी शादियां हो गई थी। जब मैं तुम सबको खुश देखती तो मेरा दिल भी करता कि मेरा भी एक छोटा सा परिवार हो, पति हो, बच्चे हो। फिर मुझे अपने काम की याद आ जाती। अगर मैं अपना काम छोड़ देती तो मेरे माँ बाप, बहन भाइयों का क्या होता? कोई भी मेरे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने कभी भी किसी से तुम लोगों की बात नहीं की। इसी वजह से मैं कभी किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि अक्सर शरीफ मर्द नेक लोगों की भीड़ में ही छुपे होते हैं और रात के अंधेरे में कोठों पर आते हैं। दिन के उजाले में इतने शरीफ बनकर घूमते हैं। सालों ऐसे ही गुजर गए। एक दिन कोठे पर एक लड़की आई जो मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थी और मेरी जगह लेना चाहती थी। उसे लगता था यह सब कुछ बहुत आसान है। उसने मेरा चेहरा जला दिया। मैं बहुत तड़पी थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अपनी परवाह तो उन लोगों को होती है जो जीना चाहते हैं, जिनका कोई होता है। फिर जब उन लोगों को मुझसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने मुझसे वहाँ से निकाल दिया। जो आदमी मुझे कोठे पर छोड़कर गया था, उसकी बेटी भी इस कोठे की जीना बनाकर बैठ गई थी। इस सदमे से वह पागल हो गया था। उसने मेरे साथ गलत किया था और ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। उसकी बेटी को भी यही काम करना पड़ा। समाज में हर घर में कोई ना कोई कहानी मौजूद होती है। किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा, और कुछ खानदान की इज्जत बचाने के लिए इस पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया करते हैं। शायद मैं उस दिन मर जाती, लेकिन एक आदमी ने मुझे बचा लिया। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह भी मेरी तरह हालत का मारा था। मैंने उससे शादी कर ली। उसने मुझे मेरे अतीत और मेरे जले हुए चेहरे के साथ अपनाया। मेरी शादी को 2 साल हो गए।
जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, यह सुनकर ही मैं डरने लगी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर कोठे वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी हुई है तो वह मुझसे छीन लेंगे। मैं अपने पति से कहा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, और मेरी बात सच निकली थी। वह लोग मेरा पीछा करने लगे थे। 2 महीने पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया। मेरा पति बहुत अच्छा था और मुझे बहुत प्यार करता था। कभी भी उसने मुझे मेरे अतीत का ताना नहीं दिया। वह मुझसे कहता था कि रितिका, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और तुम जानती हो कि वह बचपन से ही मुझे पसंद करता था। हाँ, वह हमारे गांव में ही रहता था। वह जब काम करने बाहर गया तो हम लोग वहाँ से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। फिर वह इतने सालों बाद मुझे यहाँ मिला, लेकिन हमारा साथ कुछ ही साल का था। आज मेरी बेटी पैदा हुई है। कल को जब वह जवान होगी और उसे पता चलेगा कि उसकी माँ कौन थी, तो यह मुझसे नफरत करेंगी। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि इस बच्ची को तुम माँ बनकर पालोगी और कभी भी इसे रितिका नहीं बनने दूंगी। उसके बाद मेरी बहन मर गई और मैं इस बच्ची को लेकर घर आ गई। तुमने कहा कि इस बच्ची को मैंने जन्म दिया है, तब मुझे यह ठीक लगा और मैं तुमसे हाँ कह दिया। इसलिए मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त करती रही और इस बच्ची को सबसे छुपा कर रखा। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरी बहन की निशानी को मुझसे छीन कर ले ना जाए। माँ अपनी कहानी सुनाते सुनाते हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं अपनी माँ को क्या समझ रही थी। मैंने अपनी माँ से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया। माँ के कहने पर हम दोनों बहनों ने शादी कर ली और कभी इस राज को कोई नहीं जान सका। मेरी छोटी बहन मेरी मौसी की बेटी है, जिसे मैं हमेशा नाजायज़ समझा था। मेरी माँ का दुख बहुत बड़ा था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की थी। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी कहानी होती है, बहुत से दुख होते हैं जिनको हम जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अपने दुख बहुत है और औरों के दुख सुनकर क्या होगा। पर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम अपने अल्फाजों में उसे तसल्ली तो दे सकते हैं। हो सकता है कि हमारे चंद अल्फाजों से किसी के आंसू थम जाए, किसी का भला हो जाए और कोई जीना शुरू कर दे। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।